वक्त, हालात और जज्बात ही नहीं, जिंदगी भी बदल गई। जिनकी वीडियो से आता था कहकहों का सैलाब, वो अब बिठाएंगे शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी धाक। अदाकारी का आगाज करने वाले मोमिन साकिब होंगे आज नया दिन के खुसूसी मेहमान। अब हुरूफ बोलेंगे, इल्म का रस जिंदगियों में घोलेंगे। बसारत से महरूम अफराद के लिए बेहतरीन काविश, कई ब्रेल किताबें तैयार। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। पूरा हफ्ता ऐसा गुजर गया ना, और शायद उससे पहला भी, कि जिसमें हम ये सोचते रहे कि कहीं से कोई अच्छी खबर मिले, पॉजिटिविटी फील हो, अच्छी फीलिंग्स हो, थोड़े अंदेशे, परेशानियां, खौफ हट सके। वैसे तो पूरा साल ही कोरोना की वजह से ऐसा गुजर रहा है कि लोग कह रहे हैं ख़त्म कब होगा, लेकिन ये महीना बहुत भारी गुजरा बहुत सारे हवालों से। मैं उस सब की तरफ नहीं जाना चाहती। वो जो एक अच्छा एक्ट होता है ना, मिसाली इक़दाम, ऐसा रवैया जिसे सबको देखना चाहिए, मैं आज उसकी बात करती हूँ। सबसे पहले, आपने कभी नोटिस किया है जब आप गुजर रहे होते हैं आपके आसपास कौन होता है? और आपको अगर ये हम बताएं कि एक ऐसा शख्स है इसी धरती पर, हमारे देश में, जो आसपास नहीं देखते, ज़मीन आसमान दोनों देखते हैं, उनकी निगाह नीचे भी होती है, और उनके सामने से कोई इतना सा कुछ पॉइंट भी अगर उनके सामने हो ना, तो वो उसको नोटिस करते हैं, अननोटिस नहीं जाने देते। ऐसा ही कुछ हुआ है रावलपिंडी में, जहां अपना काम बहुत आगे बढ़कर किया। एग्जैक्टली। ट्रैफिक वार्डन है जनाब, इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया कि जब वो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक कछुआ है जो कि रोड क्रॉस कर रहा है, फिर उन्होंने ट्रैफिक रुकवाई। उन्होंने कहा रुक जाओ सारे भाई, सब रुक जाओ, ये काम सबके लिए, ये काम सबके लिए, और ये इशारा सबके लिए है, ये खास इशारा है। तो पहले गुजरेगा कछुआ और फिर गुजरेगी ट्रैफिक। खूबसूरत मिसाल उन्होंने कायम की। उमर बिन आसिफ ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। जान किसी इंसान की हो या किसी जानवर की, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमेशा तरजीह होनी चाहिए। रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन ने छोटी सी मिसाल के साथ बड़ा फलसफा समझा दिया। मंदरा चकवार रोड पर अचानक एक कछुआ आ गया। इससे पहले कि बर्क रफ्तारी से दौड़ती गाड़ियां खतरे से बेखबर नन्हे कछुए को कुचल डालती, ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद वसीम ढाल बन गया। रोड के मिडिल में आ चुका था कछुआ, जिसकी जान की हिफाजत हमने उसको रोड क्रॉस कराया, ट्रैफिक रोकी गई, ट्रैफिक को रेगुलेट किया गया, जो हमारा फर्ज है वो हम निभाया है। वार्डन ने नेकी समेटने के साथ सोशल मीडिया पर लोगों और अपने अफसरान से खूब दाद भी पाई। लोगों का रद्द-ए-अमल जो है सर, उन्होंने बहुत शाबाश दी, बहुत अच्छा मैसेज मिला सबको। जो सीनियर अफसरान ने जो हमें मैसेज दिया है वो हमने आगे कन्वे किया। ट्रैफिक वार्डन के इक़दाम से ये सबक भी मिला कि दर्द दिल का जज्बा ही एक इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। मोहम्मद वसीम का कहना है कि इंसानी जानों के साथ साथ जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ भी इन पर फर्ज है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। खूबसूरत खबर है, तो क्यों ना एक और खूबसूरत खबर आपके सामने रखें। रावलपिंडी से थोड़ा सा ही परे मार्गला हिल्स आपको लेकर चलते हैं। और मार्गला हिल्स अगर आप जाएं यूँ तो किसी मौसम में भी जाएं आपको मज़ा ही आता है, लेकिन सुबह के वक्त जाएं और शाम के वक्त जाएं तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है अगर बारिश हो रही हो, मौसम ज़रा शानदार हो। फिर किरण वहाँ पे पीर सुहावा हो या दामने को, यहाँ से जो इस्लामाबाद का व्यू है, जो पूरी मार्गला हिल्स हैं, वो तो खूबसूरत लगती ही हैं, लेकिन जो ट्रेल्स हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। वहाँ पर आप जाएं और गुड़ वाली चाय पिएं, फिर तो और मज़ा आ जाता है। ये प्लान तो अच्छा है, बड़ा लंबा प्लान बताया मैंने आपको। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रेल्स हैं वहाँ पर किरण। 1 2 3 4 5 6 7 सो मेनी ट्रेल्स। क्विकली करें ना, 1 2 3 4 5 6। चलिए पूरी मार्गला हिल्स आपको दिखाते हैं कि खूबसूरत मौसम के बाद वहाँ का व्यू कैसा है। फरार रबानी की रिपोर्ट देखिए। सो क्विक। दिलों के तार छेड़ती झरनों की आवाजें, बारिश से धुला मार्गला का कुदरती हुस्न और शफाफ पानी में अटखेलियां करते बच्चे, ये सब देन है हालिया गैर मामूली बारिशों की। कुदरती नज़ारों ने पुकारा तो लोग काम छोड़ छाड़ कर ट्रेल 5 पहुंच गए। नॉर्मली जब हम हाइकिंग पे आते रहे तो इतना पानी नहीं था, क्योंकि अब ऑब्वियसली बारिशें हुई हैं तो इस वजह से, तो ये मेन अट्रैक्शन है। I heard about it, तो I took the day off from the office and I came here। तो बहुत अच्छी जगह है, बारिश की वजह से स्पेशली पानी और ज़्यादा आ गया, and you can see the waterfalls। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस है। मैं तो कहूँगा कि लोग आएं और इसको विजिट करें। बच्चों बड़ों ने एक एक लम्हा खूब एंजॉय किया। किसी ने सेल्फी बनाई तो किसी ने ठंडे पानी में डुबकी लगाई। तूफानी
बारिशों ने शहरों में तो तबाही मचाई, लेकिन मार्गला के खूबसूरत ट्रेल 5 पर चश्मे फूटने से इसका हुस्न मजीद निखर गया। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब कहीं भी जाए, कुछ भी करें, SOPs हैं कोरोना के, उनको फॉलो जरूर करें, अदरवाइज क्या होगा, कोरोना फैलने लगेगा किरण, और कोरोना फैल रहा है। वैसे तो हमारे पास खबर आगे चलकर बलूचिस्तान से भी, लेकिन आपके पास मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से कोई खबर है। एग्जैक्टली, इस्लामाबाद से है। और मैं इस्लामाबाद का तस्करा इसलिए भी करना चाह रही थी कि भाई प्लान्स बनाए, ज़रूर बनाए, लेकिन ये भी तो देखिए आगे हो क्या रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक ही दिन में 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप इसको ऐसे देख लें कि टेस्टिंग की जा रही होगी, चेक किया जा रहा होगा, तो शायद उसके नतीजे में ये सामने आया। तो अगर ये टाइमली नहीं पता चलता तो ये कितना बड़ा इशू बन जाता। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल को सील कर दिया गया। इस सब के बाद NCOC के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 40 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनमें से 16 केसेस ठीक इसी यूनिवर्सिटी के थे। मुतासिरा अफराद से राबिते में रहने वाले मजीद अफराद को जो है ना वो ट्रेस किया जाएगा और फिर इनको टेस्ट भी किया जाएगा, ये फैसला किया गया। और किरण वहाँ पर एक्चुअल ऐसे हो रहा है, बिकॉज आई नो सो मेनी फैमिलीज इन इस्लामाबाद कि अगर कोई एक भी पॉजिटिव केस है तो जो महकमा हेल्थ है वो कॉल करता है, पूछता है। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग बहुत अच्छी वहाँ पर हो रही है, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पंजाब में भी ऐसा ही है। वो टेस्टिंग ट्रेसिंग बहुत अच्छी हो रही है और हमें वाकई, जैसा किरण आपने भी इससे पहले कहा ना कि SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमें तालीमी इदारे खोलने की खबरें शेयर करने के साथ साथ इस पर बार बार बात करनी होगी कि एहतियात करनी है, वरना केसेस फिर से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भी 5900 तकरीबन केसेस जो एक्टिव केसेस हैं। और अभी जो हम शरह की अगर बात करें कि इन्फेक्शन रेट वो तकरीबन डबल हो चुका है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 665 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। और अगर डेथ की बात करें तो 4 ऐसे अफराद हैं जो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 6393 हो गई है। अब तक 2,90,760 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। नो डाउट ये जो जिन्होंने शिकस्त दी है वो फिगर बहुत अच्छी है, लेकिन दोबारा से कहीं कोरोना फैल ना जाए, एहतियात करना होगी। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि बात आप SOPs की कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें तसल्ली की बात यह है कि इस खुदा न खास्ता अमवात ज़्यादा नहीं हो रही। तशवीश की बात यह है कि लोग बीमार हो रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कोरोना कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। या आपकी हेल्थ को, आपको बिल्कुल यूँ समझिए कि आपको कहीं ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर देता है, आप सांस खींच के लेते हैं, आपको बुखार भी होता है, 10,000 तरह के मसाइल होते हैं। खुद को बचाइए, अपने प्यारों को बचाइए, सिर्फ SOPs को फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इतनी तो कोशिश करनी चाहिए प्लीज़। बहरहाल NCOC के जो फिगर्स थे, जो उनके आदाद शुमार थे, वो हमने आपके सामने रखे। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी की बात हमने आपके सामने रखी। कोरोना की सारी सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं, तो क्यों ना फिर हम इस सिलसिले में थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। पहले अरहम की अपडेट लेते हैं, फिर हम बलूचिस्तान में लेकर जाएंगे। लियाकत शवानी साहब हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। अरहम, क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, अभी हम डिटेल्स शेयर कर रहे थे। एक तो यूनिवर्सिटी का मामला कि यूनिवर्सिटी को सील किया गया है, थोड़ा सा ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग से मुतालिक बताइएगा अरहम कि कितना इफेक्टिव है ये इन इस्लामाबाद कि अगर एक केस रिपोर्ट होता है किसी एक जगह से, किसी एक फैमिली से, तो फिर ट्रैकिंग ट्रेसिंग वो कितनी इस वक्त बेहतर हो रही है? हाँ बिल्कुल शुएब, इस्लामाबाद में तो TTQ फार्मूले के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी की आप लोगों ने बात की, उसको सील किया, तो एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि 16 केसेस सामने आए। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और DHO साहब ने DC इस्लामाबाद को फ़ौरन ख़त लिखा कि 10 से ज़ायद केसेस आए हैं, तो हमें इस कैंपस को, इस हॉस्टल को सील करना चाहिए। जिसके ऊपर DC इस्लामाबाद ने भी फौरन एक्शन लेते हुए उस कैंपस को और हॉस्टल को सील किया, ताकि जो ज़्यादा केसेस हैं वो ना फैल सकें। जिस तरह से अब हम सब जानते हैं कि बच्चे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्कूल जाना है और बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए उनको ये समझाना कि SOPs पर अमल करना है, क्योंकि बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है, उनको समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल दो ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं इस्लामाबाद में, कौमी इदारा सेहत और DHO ऑफिस ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी दी हैं, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी गाइड किया है कि आपने बच्चों को SOPs पर अमल दरामद कराना है। एक जवाब अगर हम आज की बात करें, जी और हम एक बात बता दीजिए, ये थोड़ा सा लोगों को तसल्ली दिला दीजिए। ये सुनकर ना वाकई तसल्ली की बात होगी। मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ क्योंकि चेक किया जा रहा था, क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं,
तो ये इसीलिए डिटेक्ट हुआ है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SOPs को फॉलो करना है। और चूंकि चेक किया जा रहा है इसलिए सब कुछ पता भी चल रहा है, हम लोग कहीं रुके नहीं हैं। तो ये बात आपकी सही है किरण, क्योंकि देखा बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर किया जा रहा है, इसीलिए ये चीजें सामने आ गई हैं। लेकिन अगर हम आज के केसेस की बात करें तो आज हमारे मुल्क में केसेस थोड़े ज्यादा आए हैं, 665 केसेस आए हैं, जबकि कल जो है वो 404 थे। तो इसलिए हमें SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद ये केसेस जो हैं वो 1000 और फिर डबल फिगर में हम लोग चले जाएं। तो ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात भी है। शहरियों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, वो तो सिर्फ आपको कह सकती है, फ्लायर्स दे सकती है, सेमिनार्स मुनक्किद करवा सकती है, आपको बता सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किरण हम लोग की है कि मास्क ये करना भी पड़ेगा। थैंक यू अरहम, थैंक यू सो वेरी मच, आप अपडेट कर रही थी इस सिलसिले में। तो एक तरफ तो ये कि SOPs को फॉलो करना दिन ब दिन मज़ीद इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि इसको चेक भी रेगुलरली किया जा रहा है। पाकिस्तान भर में ये दोनों काम हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोरोना कमज़ोर हो रहा है। लेकिन बलोचिस्तान, यहाँ पर एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना अपने पंजे गाड़ रहा है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक अगस्त में कोरोना की जो शरह थी ना वो 6% रही थी, और रवा माह ये बढ़ गई है, 15% तक पहुंच गई है। सूबे भर में कोरोना कंट्रोल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, सूबाई हुकूमत क्या सोच रही है इसी सिलसिले में, तो हम ज़रा उनकी सोच और आदाद-ओ-शुमार दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लियाकत शवानी साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा सिचुएशन क्या है, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, और फिर उसमें जो मनफी और मुस्बत केसेस हैं उसकी शरह क्या है? देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि 2 महीने कांस्टेंट डिक्लाइन के बाद कोरोना के केसेस में इजाफा शुरू हो गया है। अलगर्ज के ये अब फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, कभी कम। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में सितंबर के 15% हमारी जो है शरह रही है। टोटल हमने 5825 टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिनमें 873 पॉजिटिव आए थे। और ये दोनों जो माह गुजरे हैं, अगस्त और जुलाई, दोनों के मुकाबले में दुगना केसेस सामने आए हैं। अगस्त में हमने टोटल 13,800 टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिनमें 1116 पॉजिटिव आए थे, जो बनते थे 8%। जबकि जुलाई में 12,300 टेस्ट हमने कंडक्ट किए, जिनमें 1267 पॉजिटिव आए, जो बनते थे 10%। तो इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि सितंबर के पहले ही 2 हफ्तों में केसेस जो है दुगना होना शुरू हो गए हैं। पर डे हमारी जो इस वक्त टेस्टिंग हम कंडक्ट कर रहे हैं, कोई 500 से 800 तक ये एक एवरेज है। 1800 टेस्ट हम पर डे कंडक्ट करने की हमारी कैपेसिटी है, और इस कैपेसिटी को इंशाल्लाह मज़ीद भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि ये खदशे वाली बात ज़रूर है कि सितंबर के पहले 2 हफ्तों में केसेस में दुगना इजाफा हुआ है। सर, अगर रेट इसी तरह का रहा, आपने खुद भी कहा कि अब 15% पॉजिटिव रेशो आ रही है, सर तो क्या समझे हम कि अगर हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, तो वो कौन सा लॉकडाउन होगा? वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा, वो स्मार्ट लॉकडाउन होगा, या वो कंप्लीट लॉकडाउन होगा? देखिए, कोरोना का ना कोई वैक्सीनेशन है, ना मेडिसिन है। पूरी दुनिया में कोरोना के तदारुक के लिए वाइड स्ट्रेटजी जो इस्तेमाल किया गया वो प्रिवेंटिव मेजर थे, और वो यही था कि लॉकडाउन किया जाए, SOPs पे अमल दरामद किया जाए। और आज भी तकरीबन 8 माह बाद जो यहाँ पर कोरोना आया है, या फिर दुनिया में कोई 10 माह होने को है, तो कोई वैक्सीनेशन अब तक सामने नहीं आई। तो अब भी अगर केसेस में इजाफा शुरू हो जाता है, तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। आपको याद होगा कि जब एक पीक आना शुरू हुआ कोरोना में, तो सबसे पहले सिंध बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 20 मार्च को हमने सबसे पहले लॉकडाउन का फैसला किया। सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने स्कूल बंद करने का फैसला किया, और ये बालत मजबूरी हमें करना पड़ा था ये फैसला। और अब भी अगर केसेस बढ़ते हैं, सब कुछ तो अपनी फिर जगह लॉकडाउन है, के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ये सब बात अपनी जगह। लेकिन ये फरमाइएगा, अब देखिए मुल्क भर में कोरोना केसेस पर कंट्रोल पाया गया, तो फिर अब ये फरमाइए कि ये अब आप लोग कहाँ पर आप समझते हैं कि आपको मसाइल का सामना है, कहाँ पर आप समझते हैं कि आपको थोड़ी फुर्ती दिखानी पड़ेगी? क्या वजह है कि नए केसेस इस कदर तेजी से रिपोर्ट हुए सूबे भर में, बलोचिस्तान भर में?
देखिए, एक तो ये कि ईद पे हमने बड़ी गुजारिशात की लोगों को कि वो ख्याल रखें, क्योंकि ईद उल फितर ही को पूरे मुल्क में, बलूचिस्तान में कोरोना में जो है सर्च सामने आया था। ईद उल फितर से केवल कुल केसेस का सिर्फ 30% थे और ईद के फ़ौरन बाद अगले 1.5 माह में 70% केसेस सामने आना शुरू हुए। हमें ख़तरा था कि ईद उल अज़हा को भी यही हो सकता है। हमने गुजारिश किया लोगों से कि वह SOPs का ख्याल रखें। अब रिसेंटली मुहर्रम और आराम में भी हमने बड़ी गुजारिशात की, SOPs मेक श्योर करने की भी कोशिश की। उसमें भी हमें ख़तरा था कि कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो सकते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में बारिशों की वजह से मौसम सर्द पड़ गया। मुमकिन है सर्द मौसम की वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा शुरू हुआ। और थर्ड, पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि बाज़ ममालिक में एक दफ़ा कोरोना आने के बाद डिक्लाइन आई और डिक्लाइन के बाद सेकंड सर्ज शुरू हुआ है। अभी भी कल एक एक्सपर्ट एक ओपिनियन में कहीं पढ़ रहा था किसी का, वो भी ये बता रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ख़ुसूसन यूरोप में अक्टूबर और नवंबर में कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो मुमकिन है कि यहाँ पर बलूचिस्तान में जो सेकंड सर्ज है कोरोना का वो आने लगा है। लेकिन अब अभी तक इस पे कोई हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अतमी राय कायम नहीं कर सके। आप लोग अपने तौर पर तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि स्पाइक आ सकती है, सेकेंड वेव आ सकती है और ये आपके अंदेशों को बढ़ा रही है, परेशानियों को बढ़ा रही है। पूरे मुल्क में यही ख़दशात हैं कुछ। बहरहाल चूँकि कोरोना अहम तरीन मौजू, इस पर मालूमात देना, नाज़रीन को बताना अहम तरीन काम है इस वक्त, तो हम ये रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। एक और मामला ऐसा है कि जिस पर हमने पूरी कोशिश की है कि ये पूरा हफ्ता, ये पूरा महीना हम अवेयरनेस पर भी बात करेंगे, लूप होल्स कहाँ हैं इसका भी तस्करा करेंगे। हम अपनी बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को बचाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। आप बिल्कुल ठीक समझें, मैं बात कर रही हूँ रेप केसेस की। वो मासूम मरवा हो या फिर मोटरवे केस हो, इस सब ने लोगों को शदीद गम और गुस्से में मुब्तला किया है। इस सब के खिलाफ आवाम सड़कों पर है। ज़्यादती में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सज़ाएं दी जाएं, इबरतनाक सज़ाएं दी जाएं, ये मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में लाहौर के एक नौजवान की धमकी आमेज़ वीडियो सामने आती है, पोस्ट शेयर होती हैं और फिर उसके बाद में एक तूफ़ान बरपा हो जाता है। लाहौर में स्टूडेंट ने मुबैना तौर पर ज़्यादती और कत्ल की धमकियाँ देने वाले मुल्ज़िम को सोशल मीडिया पर बेनकाब किया। बड़ी हिम्मत दिखाई कि सबके सामने आकर ये बात बताई कि उनको कोई डरा रहा है, धमका रहा है। मुतासिर स्टूडेंट ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो नौजवान है ये मुसलसल उनको तंग कर रहा है, मुसलसल परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है। मुकदमा दर्ज हुआ, इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उनको बचाने की इस शख्स से कोई कोशिश नहीं कर रही। वो बहुत खौफज़दा हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन जबकि उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है, जबकि वो ये कह रही हैं कि मुल्ज़िम धमकियां दे रहा है, स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने शेयर कर दिए हैं, ये सारी की सारी सिचुएशन एक तरफ तो उनके खौफ को बढ़ा रही है और दूसरी तरफ उनकी बहादुरी और हिम्मत भी दिखा रही है कि अगर आपके साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपको आगे बढ़ के इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इस सारे के सारे मामले के ऊपर बहुत तफसील के साथ बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले हम ज़रा चलेंगे अपने नुमाइंदे की जानिब। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं सिलसिले में। जहांगीर, थोड़ा सा हमें ये मामला समझाइए, हुआ क्या है? अक्टूबर 2019 का ये वाक़या है और इस वाक़े की FIR 22 अक्टूबर 2019 को सुंदर के रिहायशी एक शहरी की मुद्दत में दफ़ा 506 और 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत थाना सुंदर में दर्ज की गई, जिसमें मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ है कि उनकी अहलिया को नामालूम नंबर से कॉल करके थ्रेट किया गया कि FIA में जो उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई हुई है, जो केस फाइल किया हुआ है, उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वरना उनकी बेटियों को अगवा किया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। इस FIR का पसे मंज़र कुछ इस तरह से है कि मुद्दई मुकदमा के मुताबिक उनकी बेटी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट के ज़रिए हिरासा किया जाता रहा और कत्ल की धमकियां दी जाती रहीं, जिस पर उन्होंने इससे कबल भी गुज़िश्ता साल ही थाना सुंदर में एक FIR की दरख्वास्त भी दी थी। लेकिन जो इसमें FIR में नामजद मुल्ज़िमान हैं, उन्होंने दोबारा से ऐसा ना करने की यकीन दहानी पर माफ़ी मांग ली थी और उसके बावजूद ये सिलसिला सोशल मीडिया पर थ्रेट करने का जारी रहा। मुकदमा में नामजद जो अफराद हैं वो बाप बेटा हैं। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि केस की तफ्तीश में दोनों मुल्ज़िमान गुनाहगार साबित हुए हैं, लेकिन 25
सितंबर 2020 तक मुल्जिमान ने अदालत से अबूरी जमानत करा रखी है और अगली पेशी पर यह कोशिश की जाएगी कि मुल्जिमान की जमानत मनसूख करा के उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी मुद्दई मुकदमा की ये दरख्वास्त गुज़िश्ता साल की है और अब 1 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वो तमाम तर वीडियोस और वो तमाम तर थ्रेटनिंग मैसेजेस जो हैं वो शेयर किए हैं, जिसके बाद ये दोबारा से वायरल हुई हैं और अभी पुलिस का ये कहना है कि कोशिश की जाएगी कि अगली पेशी पर मुल्जिमान की जमानत मनसूख कराई जाए और तफ्तीश में वो गुनाहगार साबित हुए हैं, ये भी पुलिस ने तस्लीम किया है। लेकिन अगर वो तफ्तीश में गुनाहगार साबित हुए तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिस पर पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने अदालत से अबूरी जमानत करा रखी थी और अभी कोशिश की जाएगी कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। FIA में इसका क्या स्टेटस है, इस हवाले से FIA हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तहकीकात जारी हैं और मेरिट पर इस कंप्लेन का, इस केस का फैसला किया जाएगा और अगर इसमें मुल्जिमान जो है वो गुनाहगार पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। जो ये स्टूडेंट है, ये बच्ची है, इसके फादर अब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत हिम्मत दिखाई, एक बेटी ने बहुत हिम्मत दिखाई सर आपने, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। ना लड़कियाँ बात कर पाती हैं, ना उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर पाती है। सब एक दूसरे को ये ढारस दे के बैठ जाते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम जो खदशात हैं उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे। सर अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इस सिलसिले में क्या किया है? ये आप जो, क्योंकि आप जो इस वक्त बताएंगे ना सर, हमारे यहाँ धमकी, गोली, गाली सब चुप करके खा ली जाती है कि हम कहते हैं बेटी का मामला है, बेटी का बाप इतनी हिम्मत दिखाए सर, ऐसा कम होता है। मैं प्लीज आपसे चाहती हूँ, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? आप लोगों ने पुलिस से बात की है, आगे बढ़कर क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले तो सबसे बड़ी बात अल्लाह की है। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी आवाज अपनी आवाज के साथ मिलाई, आपकी अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ मिलाई। और ये बात कर रही है ना कि ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल काम होता है मीडिया पे आके, पब्लिक में आके। जी आई एम सॉरी। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप यकीन कीजिए, अल्लाह आपको हौसला दे। पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पूरा मीडिया आपके साथ है, समा आपके साथ है। सर ज्यादती नहीं होनी चाहिए और ज्यादती को रिपोर्ट करना चाहिए। ये हम अगर देखें ना तो ये पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं। ज्यादती हो जाती है, लोग चुप रह जाते हैं। सर आप आगे बढ़कर इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सलाम है आपको सलाम है, आपकी बेटी को सलाम है। लोग अपनी गलती नहीं मानते और जो परेशान होता है ना सर, वो परेशान बतदरीज होता चला जाता है। ये तो बहुत बड़ा इशू है सर। कि हम लोग क्या करें, लेकिन मोहतरमा ये हम लोग तैयार नहीं थे मीडिया पे आने के लिए। हमें एनकरेज मिली है, जिब्रान नासिर साहब हैं, खतीजा सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपका फर्ज है कि आप ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। बिल्कुल आए मीडिया पे, लोगों को आप जैसे लोग आएंगे तो और लोगों को हिम्मत होगी, ऐसे केस रिपोर्ट होंगे। ऐसे केस रिपोर्ट नहीं होते। मुझे नहीं पता आप लोगों की पॉलिसी क्या है। अभी भी आपकी वैन, मैं दरिया टाउन का रिहायशी हूँ, मुझे आपकी वैन को इजाजत नहीं मिली दरिया टाउन आने की, उनकी सिक्योरिटी में रोक दिया। वो जो कल्प्रिट्स हैं, जो दंदनाते फिर रहे हैं, वो बिल्डर्स हैं। और अगर मेरी आवाज मलिक रियाज तक जा रही है तो खुदा के लिए ये आप लोग क्यों इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हो? कब्र में लेके जाओगे पैसा, कब्र में लेके जाओगे पैसा। सर आपको अभी भी धमकियां मिल रही है उन लोगों की तरफ से, वो अभी भी परेशान कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से हिम्मत मिल रही है, मुझे मेरी फैमिली को आप लोगों से हिम्मत मिल रही है। ये जो खुदा के लिए जो काम कर रहे हैं, ये नाम मैंने आपके सामने लिए, ये लोग हिम्मत बनाते हैं हमारी। और जो सिस्टम है जी, वो तो हम लोग तो सांस लेना मुश्किल है हमें सिस्टम में। सर हम लोग आज तक सिर्फ स्टोरियां सुनते थे, कभी तस्वुर नहीं किया था हमारे साथ ऐसा हो सकता है। सर बिल्कुल आपका जो कुछ आप इंट्रो में बात कर रहे थे, मैं
बहुत फ्रैंकली बात करूंगा, मैं कोई 1.5 साल 2 साल हो गए मैंने अपने घर से केबल बंद कर दिया हुआ है कि ये जो सुबह शाम मुसीबतें आ रही हैं मीडिया पे, सब सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है करप्शन के लिए, बदमाशी, सब पैसे के पीछे लगे हैं, कब्र में पैसा लेके जाएंगे। मैं कहाँ नहीं गया हूँ, 1.5 साल से 2 साल से धक्के खा रहा हूँ सर। मैं पता नहीं मुझे कितनी बात करनी है, कितनी बात सर नहीं आप करनी जो कहना चाहते हैं आप कहिए। बुरे लोग नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेबस हैं, वो भी बेबस हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। आप सर बिल्कुल आपका मौक़िफ़ लेने के लिए तो ज़ाहिर आज हमने आपसे रब्ता किया, जैसा किरण ने भी कहा कि इट टेक्स करेज टू स्पीक अप। आप ज़ाहिर बात करें, वो पाकिस्तान की बेटी है, वो हमारी बहन है, दैट इज़ द रीज़न कि हम उस पर बात करें। और जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि आपको कहा गया, खदीजा साहिबा की तरफ से भी क्या कहा गया, जिब्रान आसिफ साहब ने भी कहा कि आपका फ़र्ज़ है, वाकई सर ये फ़र्ज़ है, हिम्मत की एक अलामत है, 23 बार उन्होंने सहे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सर ये ज़ाहिर है कि हिम्मत हमें करनी है, और इसलिए करनी है कि जो ऐसा दरिंदा है, जो ऐसा शख्स है, वो एक्सपोज हो, हमें नेम एंड शेम करना है, कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी कोशिश करनी है। उसमें मीडिया आपके साथ है, मीडिया हर उस शख्स के साथ है जिसके साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादती की कोशिश की जा रही है, जिसको डराया धमकाया जा रहा है। सर मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर आपने कहा कि आप बताएंगे इससे मुतालिक भी कि पुलिस ने क्या किया, क्योंकि सर ये 1 महीने पहले का वाक़या नहीं है, 1 हफ्ते पहले का वाक़या नहीं है, 1.5 साल हो गया सर, अब तक पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिवाय मुझे दिला से इतना मुझे परेशान किया है लोगों ने, इतना परेशान किया है, दिला से दे के वो पीछे से उन लोगों के साथ मिलेंगे। FIR कटवाना इस मुल्क में इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। मेरी FIR जो कटी है इधर सुंदर पुलिस स्टेशन में, मैंने सिटीजन पोर्टल पे डाला है। अच्छा सर, वहां से क्या रिस्पांस आया? सिटीजन पोर्टल, अच्छा सिटीजन पोर्टल पर डाला तो FIR कटी, और उसमें भी कितने दिनों में रिस्पांस आया? स्विफ्ट एक्शन हुआ है, मैंने आप भी डाला है, मैं वो उनके उस पे पोर्टल पे जाके मेरे दोस्त ने कहा कि भाई और कोई तो नजर नहीं आता है उसका, यही करो। और सर आपने पोर्टल पे डाला और फौरन रिस्पांस आया है। ओके सर, आपने साइबर क्राइम SP के पास धक्के खा रहा हूँ, कहाँ धक्के खा रहा हूँ, इनको पता होता है। जब देखें, जब मैं हर बाकी मैं पेरेंट्स के लिए भी है जी, जब आप जाते हो रिपोर्ट करने के लिए, ये सोच के जाओ कि यहाँ से आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप पहले से कोई ना कोई तरीका अख्तियार करो। सिटीजन पोर्टल में काम किया है, मेरा FIR कटी है, उस FIR तो उन्होंने कटवा दी। अब पुलिस को पता है कि कौन से सेक्शन लगाने। मैं छोटा मोटा कारोबार है मेरा, हमें जरूरत पड़ती है लॉयर्स की। अगर कुछ सिविल लॉयर चाहिए होता तो क्रिमिनल का नहीं पता होता, क्रिमिनल लॉयर चाहिए होता सिविल का नहीं पता, तो मुझे कहाँ से पता होगा? पुलिस वाले को पता होता है कौन से सेक्शंस लगाने, वो उसमें उसको पता होता है कि भाई किसके खिलाफ FIR कट रही है, वो कौन लोग हैं, उनसे पहले रब्ता कर लेते हैं। मैं इस सिस्टम को बहुत करीब से देखा, पहले मैं यकीन नहीं कर सकता तो चेंज आएगा, सब ठीक होगा किसी दिन, लेकिन हम जैसे लोग अगर खामोशी से बैठ जाएंगे, मैं तैयार नहीं था मीडिया पे आने के लिए, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरी बेटियां मुझे कुछ 6-8 महीने से बोली थी कि सोशल मीडिया पे जाएंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं मना करता था, ये 2 धारी तलवार है, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अल्लाह भला करे जिब्रान नासिर का और खतीजा सिद्दीकी का, उन्होंने मुझे इनकरेज किया है। उन्होंने तो आपको इनकरेज किया सर। मैं बस ये चाह रही थी आपसे पूछना, देखिए सिस्टम से लड़ना पड़ता है और सिस्टम को आपने देख लिया करीब से। अपने लिए हक मांगने के लिए इस सिस्टम में जो लूप होल्स है ना, जिससे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने तैयार नहीं थे और मुझे लगा था कि मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकता, लेकिन जो मुझे रिस्पांस मिला है आप लोगों की तरफ से और बाकी सब लोगों की तरफ से, उससे मेरी हिम्मत बन रही है। हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते इन लोगों के खिलाफ। सर ये सिर्फ हमें जो एनकरेजमेंट मिली है, हौसला बढ़ा है, आप लोगों की वजह से बढ़ा है। और ये आपका जो हौसला है सर, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, एग्जैक्टली। और मुझे उससे कहा, खतीजा सिद्दीकी ने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत लोग को आप हौसला
उनके भरनी भरा सकेंगे। नो डाउट। मैं आया इसीलिए हूं कि बाकी लोगों का हौसला बढ़े। सर ये बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इस सोसाइटी में देखते आए हैं सर कि ख़वातीन बोलती नहीं हैं, बात नहीं करती, अपने अंदर उस दुख को, कर्ब को रखती हैं, फिर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। गलत है वो सर। ये जो आपके इन योर केस जब आपकी बेटी ने ज़ाहिर आपको बताया और अब आपने करेज दिखाई, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि बेटियाँ स्पेशली कम्युनिकेट करें, अपने वालिद को बताएं, अपने भाई को बताएं, अपने खानदान को बताएं। बिल्कुल ऐसे ही साथ में खड़े हो जैसे आप खड़े हैं सर। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ये हौसला तोड़ती है उन क्रिमिनल्स का। सर पता है क्या, खतीजा का केस जब आया सामने और उसकी पूरी फाइट, उसकी एक जंग हमारे सामने आई, आप यकीन कीजिए कि हर रोज हर हियरिंग पर पूरा मीडिया नजर होती थी, सारे के सारे लोग उसका साथ देने के लिए खड़े होते थे और सबको पता था कि उससे ऐसे सवाल होंगे कि वो लड़की अदालत छोड़कर चली जाए, गली छोड़कर चली जाए, मोहल्ला छोड़कर चली जाए, घर छोड़कर चली जाए। लेकिन सर उस फैमिली को जी सर खतीजा सिद्दीकी को दुख्तर पाकिस्तान कहता हूँ। इतनी ब्रेव गर्ल है, मेरी बेटियां उसको फॉलो करती रही है। कल मेरी माशाल्लाह से 4 बेटी हैं, बहुत सारी गई उसके साथ मिलने के लिए। उन्होंने बोला बहादुर खातून को, बच्ची है वो खातून, वो बहादुर बच्ची को बोला कि हमने आपसे इंस्पिरेशन लेके हिम्मत पकड़ी है। सब बस यही हिम्मत दिखानी है। खतीजा सिद्दीकी को जाता है कि उसने ऐसी बहुत सारी लड़कियों के अंदर हिम्मत पैदा की जिन्होंने अपने वालिदैन को समझाया। मेरी बेटियों ने मुझे समझाया, आप नहीं अगर हमारे साथ होंगे तो हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, अगर मैं इनके साथ नहीं खड़ा हूँगा, मेरी बेटियों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की बेटियों का मसला है। ये कदम नहीं उठाया है तो कल बहुत सारे लोग हौसला नहीं पकड़ सकेंगे, ऐसा ही है। नहीं कर सकेंगे। और मैं जब जिससे भी मैंने मशवरा किया उसने बोला बेटी है तुम्हारी या बेटी है। मेरी बेटियां क्या हो गई भाई? बेटियां कभी कभी तो बेटों से ज्यादा हिम्मत दिखा जाती हैं। मेरी 4 बेटियां हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर आंखों पे बिठाते थे बेटियों को। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बेटी है तो क्या हो आप एक घर में तो अल्लाह की रहमत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकदीर बदलेंगी तुम्हारे माशरे की, तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे कौम की। एक पैगाम आपका मैं जरूर इसके ऊपर चाहूंगी। ये जो जैसे घाव खदीजा को लगे, जैसे दूसरी बच्चियों को, दूसरी खवातीन को लग जाते हैं, ये जो रूहानी अजियत है जिससे आपकी बेटी गुजर रही है, आपकी फैमिली गुजर रही है, आप गुजर रहे हैं, जो लोग ये घाव बड़ी आसानी से लगा देते हैं उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि अब तो आप निकल खड़े हुए हैं, अब तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, अब जुल्म नहीं होगा, अब थ्रेट्स नहीं होंगे। मैं आप लोग मेरे साथ हैं। मैं जिब्रान नासिर को नहीं जानता, वैसे सोशल मीडिया पे उसके न्यूज पे खबरों में तो उसको मैंने बहुत देखा, माशाल्लाह से बहुत बहादुर इंसान है। ऐसे लोग हैं, उसने हिम्मत बनाई। मेरी खतीजा को देखा, आपसे बात की, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े हुए, मेरी पूरा खानदान मेरे साथ खड़ा हुआ है। नहीं छोड़ेंगे इनको, इंशाअल्लाह इनको नहीं छोड़ेंगे। हमको सबने ये कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैंने अपने बीवी बच्चों को सबको बिठाया, हम पूरी फैमिली बैठे, हमने कहा व्हाट एवर कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस हों हम पीछे नहीं हटेंगे। जबरदस्त जबरदस्त सर, जितनी भी दिक्कत हो इंसान अपने हक के लिए और मुआशरे के लिए, मुआशरे को बनाने के लिए इसी तरह से डटा रहेगा तो फिर आपकी जैसी मिसालें सामने आती हैं, फिर खतीजा जैसी मिसालें सामने आती हैं, फिर जिब्रान नासिर सामने आते हैं। जी सर। और बच्चों को मैं एक पैगाम दूंगा कि बहादुरी दिखाओ जैसे मेरी बेटियों ने बहादुरी दिखाई है। हर बेटी को ऐसा बहादुर होना होगा और हर बाप को इतना करेजियस होना होगा और ज़ाहिर जो कम्युनिकेशन गैप इन आवर सोसाइटी है ये ख़त्म करना होगा ताकि कोई भी मामला हो हम बात करें अपनी फैमिली से। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और जिस तरह हम बात करें कि अब हर कोई शख्स, हर पाकिस्तानी इस वाक़े से मुतालिक आवाज़ उठा रहा है, फ़नकार बिरादरी भी इस वाक़े के ख़िलाफ़ अब सरापा एहतजाज है। एहसन खान की अगर हम बात कर लें, उन्होंने भी इससे मुतालिक आवाज़ उठाई है। एहसन खान इज़ ज्वाइनिंग अस टुडे। एहसन गुड मॉर्निंग। मुझे सबसे पहले इसी केस से मुतालिक आपसे जो इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, लाहौर के स्टूडेंट से मुतालिक धमकियाँ मेज़ पैगामात भेजना और फिर उसके बाद सुकून से आज़ाद घूमना और घूमते चले जाना। 1-1.5 साल हो गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो शख्स आज़ाद है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 1-1.5 साल बाद एक वालिद ने हिम्मत की और बोली है इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे अगर ऐसे ही मामलात रहे, इसी तरह के केसेस इसी तरीके से डील होते रहेंगे, जब पुलिस कुछ काम नहीं करेगी तो फिर हालात मजमूई तौर पर खराब होंगे।
देखिए जी, हम सब इस बात को जानते हैं अच्छी तरह कि जिन जिन मुल्कों में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली करते हैं तो मुजरिम जो है वो जुर्म करने से भी घबराता है और जुर्म करने के बाद पकड़ा भी जाता है और पकड़े जाने के बाद उसको सज़ा भी मिलती है और ज़्यादातर इंसाफ ही किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे ये आज की या कल की या परसों की बात नहीं है, ये बहुत अरसे से, मतलब जब से हमने आँख खोली है या ज़्यादा हम शऊर जब इंसान को आता है और देखता है कि इर्द गिर्द आपकी क्या हो रहा है, तो ये देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा किसी किस्म की भी करप्शन करते हैं उनका जुर्म भी सामने आता है और बहुत मर्तबा साबित भी होता है, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो दीदा दलेरी से फिरते भी हैं, दंदनाते फिरते हैं और उनको ये लगता है कि उनके बाप की जागीर है, वो किसी के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास जो पावर शो होती है और जो पावरफुल लोग हैं इन्फ्लुएंस के थ्रू अपने आप को छुड़वा भी लेते हैं या पैसे का इस्तेमाल करते हैं या अपने किसी ना किसी रिश्तेदार का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। और बग़ैर माफ़ी तलाफ़ी के या बग़ैर किसी सज़ा के या बग़ैर शर्मिंदा हुए हमने कातिलों को यहाँ पे कैमरे पे मुस्कुराते हुए और यूं करते हुए भी देखा है, और चाहे वो यंग एज के बच्चे हों चाहे बड़ी उम्र के लोग हों, तो ये तो कोई बात ढकी छुपी है नहीं। तो अभी ये जो लड़का जिसका आप बात कर रहे हैं, आई होप कि आज हमारा ये जो बातचीत हो रही तो आज ही कुछ हल हो जाए कि इस पे FIR भी कटा दी गई। और उस लड़की ने, मैं बड़ी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, हमारी बहन जिन्होंने उसको बेनकाब किया और वो बहुत अरसे से इनको ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी वीडियोस हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं आप देखिए जनाब, वो अपने आप को पता नहीं, मैं तो ये मुझे हैरत होती है कि ये कौन माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को ये ट्रेनिंग करते हैं और फिर उस पैसे से ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं कि उनके पास हर तरह का असलहा भी मौजूद हो और उनके पास अयाशियों के लिए गाड़ियाँ भी मौजूद हों, और फिर जब वो कत्लो गारत धमकी रेप करके आए वापस तो उनकी प्रोटेक्शन भी हो, उनको डिफेंड भी किया जाए। तो ये तो इट इज़ अनबिलीवेबल लोगों का रवैया, जुर्म करने के बाद और फिर उसके बाद में विक्ट्री भी दिखाते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, मास्क लगा के आते हैं कि हमने कोरोना की वजह से SOP इख्तियार किया, लेकिन पता चलता है कि वो अपनी हंसी रोक रहे होते हैं, माफ़ी ना काफ़ी। ये भी इसी देश में हो जाता है। अब ऐसे मुझे ये बताइए कि एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन रोकथाम कुछ नहीं है, तो अब वो आपको लूप होल्स कौन से लगते हैं कि जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए? ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो पाए कि ये सब रुके? आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले इस मोटरवे के केस से पहले मारवा का जो केस है वो हाईलाइट हुआ था, हम सब ने हाईलाइट किया उसको मिलके, और सब लोगों का तकलीफ दिल दुखा हुआ था कि वो बच्ची की आप तस्वीर देखते हैं, पाकिस्तान का झंडा उसने पकड़ा हुआ है, फ्लैग का एक ड्रेस पहना हुआ है और कितनी प्यारी उस बच्ची की तस्वीर है। दिल नहीं फट गया उसकी वो बात सिर्फ ये सोच के कि उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई और फिर उसको जला दिया गया। आप लोगों ने वो इमेज देखा है? मतलब वो इंसान, मैं तो 2-4 दिन शायद 2-3 रातें वो इमेज देख के नहीं सो पाया कि उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। वो बच्ची, मासूम बच्ची जो कि अभी कुछ सोचने के काबिल भी नहीं हुई थी, तो ये किस दरिंदे ने उसका ये हाल किया। उस आदमी का कोई जिक्र सुना है आपने भी रिसेंटली? कहाँ पकड़ा गया, कौन है, कहाँ है, उसकी सज़ा कहाँ है, आप मुझे बताइए। क्यों नहीं उसको हमारे सामने सज़ा दी गई अभी तक? क्यों नहीं बताया गया कि उसको, कि वो क्या उसका अंजाम हो रहा है? उसके बाद ये केस हो गया और आप सबके सामने ये पूरी दुनिया इस केस को फॉलो कर रही है। मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, USA, UK, हिंदुस्तान और बहुत सी जगह जो है वो हाईएस्ट रेप केसेस आपको मिलते हैं वहाँ पे, हाईएस्ट रेप केसेस। फिर लोग कहते हैं कि हर चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी हो जाए तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए या लोगों को एजुकेट कर दिया जाए, ये सेक्स एजुकेशन दे दी जाए। मैं तो बिल्कुल इस बात को नहीं
मैं समझता हूँ कि आपकी तरबियत घरों से होती है, आपका माइंड सेट जो है, आपकी मेंटालिटी कहाँ जा रही है आपकी आवाम की, बच्चों की, कौम को हम क्या, ये कहाँ से सीख रहे हैं सब कुछ, और किस तरह उनके मॉरल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि किस तरह एक औरत रात को अगर 2 बजे 2:30 बजे परेशान है या 1 बजे परेशान है तो उसके साथ क्या सलूक करना है, उसकी मदद करने की बजाय उसके साथ ये हुआ है। दिस इज अनबिलीवेबल। और ये इसकी हम जितनी मजम्मत करें, इसकी जितनी जिक्र बात करें, और हमें सजा देनी चाहिए। मैं बार बार ये कहूँगा कि जो मुजरिम पकड़े जाते हैं उनको सजा दी। बिल्कुल ऐसे, चूंकि आपने मरवा का जिक्र किया तो क्योंकि लास्ट डे उसकी अपडेट आई थी, कोर्ट से आई थी, जो गिरफ्तार मुलजिम फैज़, उसने एतराफ़ भी किया कि दोस्त के साथ मिलकर उसने एक घिनौना जुर्म किया था। यानी ज़ाहिर है वो कोर्ट में अभी केस है। लेकिन लास्टली मुझे ऐसा बताएं कि इन वाक़यात के बाद एक बार फिर से एक अवामी मुतालबा सामने आया है कि सरेआम फांसी दी जाए ऐसे मुजरिमों को। आप क्या समझते हैं, ये सरेआम फांसी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कितना बेहतर ऑप्शन है? देखिए, ये तो हमारी जो सज़ा देने वाली जितनी भी इदारे हैं या उनको पकड़ने वाले जितने भी इदारे हैं, सबसे पहले तो उनको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि वो इस शोबे से मुंसलिक भी हैं और मुजरिमों को पकड़ते भी हैं, और दुनिया भर में कहाँ पे किस चीज़ पे ज़्यादा बेहतर असर आता है उनको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन हमने देखा ये है कि जब जब आँखों के सामने लोगों को सज़ा दी जाती है तो मुजरिम जो है उसके दिल में डर भी बैठता है। तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि मुजरिम को चाहे उसको वो कहते हैं कैस्ट्रेट कर दिया जाए या उसको सज़ाए मौत दी जाए, और क्यों ना दी जाए। आप कब तक हम लोग सिर्फ ये देखते रहेंगे कि एक शख्स पकड़ा गया, फिर वो रिहा हो गया, उसकी बेल हो गई, पैसे दे के माफ़ी तलाफ़ी हो गई, वो भी मजबूरी में होता है सब कुछ। सज़ा फ़ौरन से सज़ा देना इन लोगों को बहुत ज़रूरी है। आप एक वाक़या हुआ है, आप इसकी आज बात करेंगे, कल परसों किसी और चीज़ की तरफ फोकस चला जाएगा, इसको भूल जाएंगे लोग। आप मुझे बताइए, हम नहीं भूलने वाले। मारवा का केस डिस्कस हो रहा था, उससे पहले कराची और मुल्क भर में, कराची में ख़ास तौर पे जो पानी के हालात हुए सिंध भर में, वो डिस्कस होता रहा 2-3 दिन। कहाँ हैं वो लोग जिनके घर और दुकानें और चीज़ें तबाह हो गई, बिल्डिंग्स गिर गई कराची में? कोई पुरसाने हाल है किसी का? कोई पूछ रहा है उनको? क्योंकि वो उजागर हम बात को करते हैं तो बात की जाती, वरना बात ही नहीं होती। एहसन खान, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे सिलसिले में बात। एक तरफ तो ये बहस है कि फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि संसार किया जाता है ऐसे में, तो जो तरीक़ा है उसी के ऊपर चलते हुए ये सब कुछ करें। और इस सब के दरमियान, इन बहसों के दरमियान हक़ाइक़ ये है कि लेजिस्लेशन है, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए, जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, उसके साथ में किस तरह का सलूक होना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम ही प्रोवाइड करता है वो सारे के सारे मौके कि एक रेपिस्ट दंदनाता फिरे। हमारा सिस्टम ही प्रोवाइड करता है सारे के सारे मौके कि फिर लोगों में साझा हो जाए। ये सब कुछ हमारे सिस्टम ही के तहत होता है और ये हमारे माशरे में होता है। हम खुद दबाव डालते हैं, मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, दोस्त अहबाब, आप बेटियों वाले हैं, आप छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी सी देर पहले आपने सुना तो तबाही हो जाती है और क़यामत ये है कि हम उसे आगे बढ़ाते हैं। हम ऐसा करते हैं किरण। सिस्टम की जहाँ तक बात है, ज़रा हम सब बैठ के सिस्टम को ब्लेम करते हैं। सिस्टम बनाया भी हमने खुद है, तो उसे चेंज भी हमने खुद करना है। शुएब, मैं तो ये कहती हूँ इम्प्लीमेंट भी हमें खुद कराना है। आप इससे जो सजाएं आप तजवीज़ फरमा रहे हैं वो इससे सख्त के ऊपर आप चले जाइए, रेपिस्ट फिर निकल खड़ा होगा, फिर भाग जाएगा। जिसको आप जो वैसे ही मॉन्स्टर है उसको सख्त सजा दीजिए और जीने का मौका दीजिए, जिंदगी तंग किए बगैर, निगरानी किए बगैर, फिर देख लीजिए वो इससे भी ज्यादा बुरा करेगा। एग्जैक्टली। ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ दीगर मौज़ूआत बाकी हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत की बड़ी पसपाई, पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज मुस्तरद कर दिया ऐसी गया। है कि हमको हंसी आई। किरण, वाकई हंसी आई। और मुझे तो एक और मामला भी याद आ गया जो अभी कुछ देर पहले ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। किरण, आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि थप्पड़ भी खाए और जगह भी गवाई। इस मामले पर आएंगे कि वो मामला क्या है, लेकिन पहले ये खबर पूरी कर देते हैं कि पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब के हवाले से बता रहे हैं कि पस मंजर में पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा देखकर भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजित डोभाल के पेट में उठा मरोड़। एतराज दागा कि नक्शे में भारतीय इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। मुईद यूसुफ साहब ने जवाब में कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और पाकिस्तान का जो नया सियासी नक्शा है वो पाकिस्तान के हक और कश्मीरियों के जज्बात का तर्जुमान है। इजलास ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया और अजित डोभाल का एतराज ये अक्सर मुस्तरद कर दिया। यानी उन्हें बता दिया गया कि ये जितने दर्द आपको उठ रहे हैं सब लाइलाज है, कोई गोली कोई गोला इस सिलसिले में कारगर नहीं। या शीशा दिखाएगा, ये आपकी औकात है। क्या कह सकते हैं। बहरहाल वो जो हम कह रहे थे ना कि अगले आए थप्पड़ मारा एरिया भी ले लिया, मतलब थप्पड़ खा के एरिया लूज किया है। और थोड़ा भी नहीं किरण, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख की हम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को चैलेंज का सामना है। भारतीय वज़ीर नानी की याद है, नानी की याद है, उन्हें नानी नाना दादी दादा सारे याद हैं, फिर याद आ गई। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में खुद एतराफ़ किया और कहा है कि लद्दाख के सरहदी इलाकों की हैसियत की तब्दीली मंजूर नहीं है। इन मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान का ये सियासी नक्शा, इस पर भारतीय एतराज़ मुस्तरद होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। फोरम भी ज़ाहिर छोटा नहीं है। यकीनन देखिए, एससीओ का अभी इजलास था जिसमें जितने वज़राए खारजा हैं एससीओ के, उनको वहाँ बुलाया गया था, दावत दी गई थी। मुझे भी मौका मिला पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का। अब एक बुनियादी असूल तय हुआ है कि एससीओ के फोरम पर जो दो तरफा तनाज़ात हैं उनको आप उठाते नहीं हैं। तो बिल्कुल हमने उसका एहतराम किया, पाकिस्तान ने एहतराम किया। चुनाचे जितना हमारा मौक़िफ़ था कश्मीर पे या और हमारा जो नुक्ता नज़र था, वो हमने जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं, जो मैंने रूस के वज़ीर ख़ारजा से की, मैंने चीन के वज़ीर ख़ारजा से की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा से की, वो मैंने साइड लाइन्स पे की। एससीओ के फोरम पर वो मुतनाज़ा इशू नहीं उठाया। भारत की पहली गलती ये थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का वर्चुअल इजलास था, उन्होंने एक दो तरफा मामला उठा दिया जिसकी इजाजत न थी, और फिर उन्हें उसकी सुबकी उठानी पड़ी। उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो नक्शा पाकिस्तान का, जो सियासी नक्शा जो 5 अगस्त 2020 को कौम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसकी अशात हुई, उस पर उनने एतराज़ात उठाए। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि देखिए, जो जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला है, ये एक इंटरनेशनली नोन डिस्प्यूट है, एक मुतनाज़ा इलाका है, और इस पे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। भारत उनका पाबंद है। भारत ने यकतरफा तौर पर किस तरह उस इलाके को अपना डिक्लेयर कर दिया, उनके मौक़िफ़ में और उनके इस कदम में कोई सदाकत भी नहीं है, और हम इसको तस्लीम भी नहीं करते। चुनाचे बहस हुई, और बहस के बाद भारत का नुक्ता नज़र मुस्तरद हुआ और मीटिंग जारी रही। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने वॉकआउट की धमकी दी और फिर वो वॉकआउट कर भी गए, लेकिन इजलास जारी रहा। हमारे नुक्ता नज़र को तस्लीम किया गया, और ये जो भारत का मौक़िफ़ था कि ये इंटरनल अफेयर है, अंदरूनी मामला है, उसको एक और धचका लगा। कहाँ? इंटरनेशनल फोरम पर। और उसकी जो मेज़बानी कौन कर रहा था? रूस। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जैसे आप अभी आगाज में फरमा रहे थे, चीन के साथ तो मामला लद्दाख पे चल ही रहा है, वो स्टैंड ऑफ तो बरकरार है, और रूस ने भी, मैं समझता हूँ
एक लिहाज से भारत के नुक्ता नज़र को तस्लीम नहीं किया और उन्हें तस्लीम किया कि मुतनाज़ा इलाका है, सलामती काउंसिल की करारदादें हैं और भारत का मौक़िफ़ और रवैया जो है मुनासिब नहीं है। देखिए, भारत अपने रवैये से हर फोरम पर अपनी साख जो है वो खो रहा है। आपने देखा कि साख के फोरम पर उन्होंने उसको मुतनाज़ा बना के साख को एक तरफ कर दिया। अब इस खित्ते का बहुत अहम फोरम जो है वो एससीओ का फोरम है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोरम है, ये रीजनल कनेक्टिविटी का फोरम है, ये तरक्की का फोरम है। वहाँ इस किस्म का इशू उठाना बनता नहीं था, उठाकर उन्हें नदामत उठानी पड़ी। अच्छा शाह साहब, एक तरफ तो ये मुसलसल जो ना वो लुटिया अपनी खुद डुबो रहे हैं, साख इनकी खराब हो रही है, और दूसरी तरफ ऐसा है कि ये खुद को ऐसे मकाम पर ले जा चुके हैं कि जहाँ से अब डिप्लोमेसी नहीं होगी, अब उसे फरार कहा जाएगा अगर अब ये थोड़ा सा मुस्कुरा के बात करने की कोशिश करेंगे। लद्दाख पे गड़बड़ है, इनका ये मान लेना ही इनकी पसपाई है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो सर गलत तो नहीं होगा? जी देखिए, लद्दाख पे भी भारत का जो मौक़िफ़ है कमज़ोर है और चीन ने उन्हें बारहा ये समझाने की कोशिश की है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, हमारे मसाइल हैं, उनको हल करने के हमारे मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, आप उन मैकेनिज़म्स का एहतराम कीजिए तो हम गुफ्तगू शुनीद से मसले को सुलझाने की कोशिश के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत की जो वहाँ प्रोवोकेटिव किस्म की जो हिकमत अमली है, जारहाना जिसको कहेंगे हिकमत अमली, उसको चीन ने तस्लीम नहीं किया और उनको खातिर खा जवाब मिला और उस पर भी उनको नदामत उठानी पड़ी। उनकी आपने देखा वहाँ हलाकतें भी हुई और उनको अब बहुत सा जो इलाका है वो आज चीन के कब्जे में भी आ चुका है। तो अब आप देखें कि चीन, अब आप देखें नेपाल, अब आप देखें रूस में जाकर इन्होंने ये मसला बिला वजह इस मसले को उठाया, नक्शे के मसले को उठाया और फिर क्या हुआ, उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं हुआ। भारत हर फोरम पर अपनी साख खोता चला जा रहा है। शाह साहब, लद्दाख की क्योंकि हम बात करें तो मुझे बताइएगा शाह साहब कि हमारी चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग क्या है लद्दाख के मामले पर? ज़ाहिर है पॉलिटिकल मैप है, लद्दाख को हम क्लेम कर रहे हैं तो हमारा इलाका है, ऐसे में चाइना 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आया। हमारी अंडरस्टैंडिंग है चाइना से इस सारे सिचुएशन पर, इस खित्ते से मुताल्लिक? जी, चाइना के साथ बिल्कुल हमारी अंडरस्टैंडिंग है और ये तय है कि जब कश्मीर का मसला तय होगा तो फिर पाकिस्तान और चीन जो करीबी दोस्त हैं वो बैठकर अपने मामलात को सुलझा लेंगे। जैसे पहले हमने बैठकर मामलात को गुफ्तगू शुनीद से हमने सुलझाया और दोनों ममालिक कंफर्टेबल हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं, हम अपने मामलात नो डाउट पाकिस्तान चीन भाई भाई, और ज़ाहिर है ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने मामलात बड़े आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। शाह साहब, एक और मामले की तरफ लेकर चलता हूँ, उस पर कमेंट चाहिए आपका। ममालिक जिस तरह इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, जो मुआहदे हो रहे हैं, ऐसे में सर यूँ तो हमने क्लियरली कहा, इमरान खान साहब ने भी क्लियरली कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी क्लियर है इससे मुताल्लिक कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन शाह साहब क्या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है कि डिजोरे रिकग्निशन दी जाए इसराइल को? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतना वाज़ेह है, इतना दो टोक है, उसमें कोई अभाव नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क पाकिस्तान से इस मौके पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। वो समझता है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर एक तारीखी मौक़िफ़ है, OIC का भी इस पर एक तारीखी मौक़िफ़ है, जो अरब पीस इनिशिएटिव है उसका भी एक तारीखी मौक़िफ़ है और हम उस मौक़िफ़ पर कायम खड़े हैं। ग्रेट शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। डिस्कशन ना सिर्फ कश्मीर से मुताल्लिक बल्कि ज़ाहिर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं जो कि रिकग्निशन देने से मुताल्लिक हों, वो डिफरेंट पैक्ट्स से मुताल्लिक हों, उससे मुताल्लिक इम्प्लिकेशन क्या होंगी उससे मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं। बराह रास्त दिखाना चाह रहे हैं हम, डॉक्टर मोहित जो है ना वो इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या मकाम है, क्या गुफ्तगू है, आपके सामने रखते हैं। हंसी मजाक ठट्ठा बनेगा तो इसलिए शायद हो सकता है, लेकिन बहरहाल हमें उससे गर्ज नहीं है। हमने अपना मौक़िफ़ रखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने अपनी तकरीर में 4 बातों पे फोकस किया। पहली बात हमने ये वाज़े की कि हम SCO के साथ खड़े हुए हैं,
हम एक अहम रुकन हैं SCO का, और SCO का ये फोकस कि अक़वाम मुत्तहिदा UN की जो नॉर्म्स हैं और UN के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के मुताबिक दुनिया का दस्तूर चलना चाहिए, हम उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। दूसरी बात हमने ये वाज़े की कि जो ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नहीं मान रहे, जो ममालिक बैनुल अक़वामी कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे, और मकबूजा कश्मीर का बिल्कुल वाज़े दो टोक अल्फाज में हमने बार बार जिक्र किया। कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर कुल्ली तौर से हम अपनी बात, अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं, हर फोरम पर कर चुके हैं। मुशीर क़ौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ अहम इजलास से में बात कर रहे थे, मीडिया को ये ब्रीफिंग दे रहे थे। अहम मामला था ये सारे का सारा जो हमने आपके सामने रखा। एक तरफ तो ये कि पाकिस्तान का नक्शा वो तकलीफ़ दे गया, दूसरी तरफ ये कि भारत अपने रवैयों की वजह से मुसलसल मुश्किल में है, मुसलसल तकलीफ़ में। देखते हैं आगे ऐसा कब तक चलता है, कैसे चलता है, कब तक ऐसा चलता रहेगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। कोरोना की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। कोरोना का फैलाव ज़ाहिर है कम हुआ है और ऐसे मज़ीद कम होना होगा, लेकिन इसके लिए हमें मज़ीद कमर कसनी होगी। लेकिन इसके असरात ने मईशत के साथ साथ जो सफ़ेद पोश तबका है उसको भी मुतासर किया। जो पहले से ही मुश्किलात से दो चार गरीब तबका था, उनके हालात तो ज़ाहिर है और दगरगू हो गए। अरहम खान ने इससे मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की है कि जो तबकात हैं जो पहले से मुतासर थे वो और कितने मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। के माशी असरात ने जहां बेरोजगारी और कारोबारी मंदी बढ़ाई, वहीं महंगाई के मारों का जीना और भी दूभर हो गया। इस महंगाई के दौर में आम आदमी किस तरह से गुजारा कर रहा है, आइए जानते हैं। इस्लामाबाद में सड़क किनारे आम जरूरियात की चीजें बेचती इल्म बीबी, जो कोरोना गर्दी के बायस घरों में काम मिलना बंद होने पर ठेला लगाकर अपना घर चला रही हैं, जिन्हें महंगाई से शिकवा भी है और हुकूमत से गिला भी। अब्बू अम्मी फौत हो गए। पहले मैं घरों में काम करती थी, गाल में काम करते थे। घर का खर्चा पानी नहीं जाली पूरा नहीं होता। इसमें 10,000 रुपये बचत हो जाती है। मैं खुद ले आती हैं, घर का निज़ाम खुद, राशन पानी बच्चों को देते हैं। फैसलाबाद फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ से बैठे होते हैं लोग, वहाँ से लेते आते हैं। महंगा बहुत मिलता है, माल बहुत महंगा हो गया है। लोग तलाश करते हैं, गाहक लेता नहीं, कहता चीज़ महंगी है चीज़। मैं कहती हूँ घर का भी खर्चा निकालना है, बात तक निकालना है, अपना निज़ाम में चलाना है। 200 की दिहाड़ी 300 की दिहाड़ी, इसमें से कमाई नहीं होती। बना खां कहता सिर्फ घुमाना नहीं, महंगाई करता नहीं। बाद में फैक्ट्रियाँ तो मैं घर बनाऊंगा लोगों का, मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं ओ करूंगा, मैं बहुत सारे नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं किया गरीबों वास्ते। रोजी रोटी की तलाश में हाफिजाबाद से इस्लामाबाद पहुंचने वाले मोची मोहम्मद अफजल ने 4 पैसे कमाने के लिए किताबें भी जिल्द करना शुरू कर दी, लेकिन कहते हैं बात फिर भी नहीं बन रही। 8 बच्चे हैं हमारे, 3 पढ़ रहे हैं, 1 बेटी 2 बेटे। राशन पूरा हमारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से अपना बच्चों का गुजारा करते हैं। मैं सुबह से शाम तक काम मैडम करता हूँ और मेरी बीवी भी करती है कोठियों में काम। महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है कि हम राशन पानी लेने से बहुत परेशान हैं। किताबें भी या कापी कैसे हम लेंगे, हमारा दाल रोटी का भी गुजारा नहीं होता। उम्मीद तो बहुत थी इमरान खान से, इसलिए वोट हमने डाला था कि हमारे कुछ हालात बदल दें। हमारे हालात बिगाड़ दिए उनने, बहुत ख़राब कर दिए। कोरोना की वजह से हालात तो बहुत मैडम ख़राब है ना। कोई बार काम कराने आते ही नहीं है, सुबह आते हैं शाम तक बैठ कर चले जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत आता है पैसा, वो उसकी दाल भी नहीं आती। महंगाई के मारों की दुहाई है कि उम्मीदें बंधाने वालों ने ही मायूस करके रख दिया। अवाम कहते हैं ख्वाब तो बड़े बड़े दिखाए गए थे, लेकिन लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तरस कर रह गए हैं। नए पाकिस्तान में हुक्मरान कुछ तो ख्याल करें। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ। अक्सर लड़ाई झगड़े किस तरह से पूरे ख़ानदान उजाड़ देते हैं, आज हम इसकी बात करते हैं। कैसे कैसे बच्चों की पर्सनालिटीज़ शैटर कर देते हैं ये लड़ाई झगड़े, इसकी बात हम कर लेते हैं। फैसलाबाद से एक वाक़या रिपोर्ट होता है।
माँ बाप के दरमियान झगड़ा हुआ, इसके दौरान मुतासर कौन हुआ? बच्चे मुतासर हुए। वो दो छोटी छोटी सी बच्चियाँ जिन्हें लावारिस छोड़ दिया गया, हालांकि उनके वारिस थे लेकिन लावारिस छोड़ दिया गया। एक हफ्ते बाद जब खबर मिली कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास हैं, तो फिर माँ की ममता जागी, फिर बाप की शफकत जागी और उसके बाद वो मिलने आए अपने इन बच्चों से। आज इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आपको शाहीन शहजादी की रिपोर्ट दिखाते हैं। दूसरी शादी के झगड़े में संगदिल वालदैन ने अपनी जिन नन्ही कलियों को लावारिस करके सड़क किनारे फेंका था, अब एक हफ्ते बाद इनके मिल जाने की खबर पे एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रचना टाउन से मिलने वाली कमसिन बच्चियों के वालदैन को ढूंढ निकाला। नन्ही बच्चियां सामने आईं तो बाप की शफकत और माँ की ममता भी जाग उठी। आंखों में आंसू लिए परवीन बीबी कभी एक बेटी को सीने से लगाती तो कभी दूसरी का माथा चूमती। माँ से मिलकर जन्नत और खतीजा भी जैसे अपनी खोई हुई जन्नत में आ गई। मैं तो खाना भी नहीं खाती थी क्योंकि मैं पहले इनको खिलाती थी, फिर मैं अपने मुंह में डालती थी। इस तरह मेरा वक्त गुजरा। वजह बस हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी, तो इस वजह से ना थोड़ी सी गलती हो गई। तब इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी। माँ की आगोश से लिपटी बच्चियां भी बोल तो नहीं सकती, मगर इनकी निगाहें बाप से शिकवा करती नजर आईं। नाराज़गी तो मेरी बेगम के साथ हुई थी, लेकिन बच्चों के साथ तो नहीं थी। तो उसकी गलती से इधर आए, मैंने खुद से नहीं छोड़े थे। वालदैन के मिल जाने पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंतजामिया भी खुश नजर आए। इनके अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात हैं, शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। समा टीवी के ताउन से हमने ये कोशिश की है, जहाँ से इनके वालदैन तक इत्तला पहुँची और वालदैन जो है वो यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक अब तक 85 लावारिस बच्चे मिले, जिनमें से बेशतर के वालदैन को ढूंढा जा चुका है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। इस सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगी समाजी कारकुन आलिया सारे। वेलकम टू नया दिन। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। ये हमने देखा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अगर कहीं झगड़े का बायस नहीं भी हो तो झगड़ा ख़त्म करने का बायस ज़रूर बन जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और जो माँ होती है ना, वो बच्चों को छोड़ नहीं सकती एक दिन के लिए भी, और जो छोड़ देती है वो फिर माँ नहीं होती। और जो इस झगड़े में मैं भी सुन रही थी कि दूसरी शादी, आजकल हर पाकिस्तानी ड्रामे में भी यही इशू उठाया जा रहा है, दूसरी शादी। और उसमें महरम रिश्तों के साथ जिस तरह के लिंक्स दिखाए जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दें। आज भी दुनिया भर में हमारे महरम रिश्ते बहुत बेहतर हैं, ठीक है। उनको इस तरह से उनको उन इज़्ज़तों को पामाल ना करें, ये मेरी एक ज़ाती राय है। और जहाँ तक दूसरी शादी की बात है, मैं शुरू यहाँ से करती हूँ कि दूसरी शादी की इजाज़त है, लेकिन एक शर्त के साथ, इंसाफ के साथ। और इंसाफ वो सलाहियत है, इंसाफ वो खासियत है जो सिर्फ रब ताला के पास है। रब ताला के अलावा कोई इंसान इंसाफ नहीं कर सकता। तो अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता तो सोचिए वो कितनी बुरी पकड़ में आ जाएगा मर्द। और अब जैसे इन्होंने कहा दूसरी शादी कर ली, तो पहली बीवी ना तो दूसरे शौहर को इजाज़त देती है शादी करने की, ये एक आम फहम बात है और हमें पता है हमारी सोसाइटी में नहीं देती, तो फिर मर्द इस तरह से शादियां कर लिया करते हैं। पहली बीवी की तसल्ली के लिए शेल्टर पे हमेशा एक जुमला बोला करती हूँ, आज भी बोलती हूँ, कि कोई भी इंसान अपनी पहली मोहब्बत, पहली शादी, पहली औलाद, यूनिवर्सिटी कॉलेज का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन नहीं भूलता, और ये उसकी ज़ात के साथ हमेशा वाबस्ता रहता है। तो ये जो पहली औरत, पहली बीवी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है ना, कि शायद मुझे अब शेयरिंग करनी पड़ेगी या मुझसे मेरी कोई अपनी ज़ात छिन गई है, वो इस तस्वुर को जहन से निकाल दे। जो उसका होता है वो किसी के पास जाता नहीं, और जो किसी के पास जाता है तो वो उसका होता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिसने आपसे वफ़ा नहीं की वो दूसरे से भी वफा नहीं करेगा। और ये मैं सिर्फ मर्द के लिए नहीं कह रही हूँ, ये चीज़ मैं औरतों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास शेल्टर में औरतें भी इस किस्म के केसेस के साथ आ रही हैं कि वो अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हैं और दूसरी जगह शादी करना चाहती हैं। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो तकलीफ दे बात है मैं बताऊँ कि जब वो एक शौहर के साथ रह रही होती हैं और नहीं रहना चाहती हैं, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मनी उन्हें मिलती है, तो वो कहती है इस शौहर को छोड़ूं और उसके पास जाऊँ। निकाह बहुत मुकद्दस बंधन है, लेकिन इसमें जब मफाद नफ्स सब शामिल हो जाए, यानी एक औरत किसी के निकाह में है और उसके निकाह में रहते हुए वो देखती है कि इसके पास मेरा गुजारा नहीं है, पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, ये जो मसला है, और वो उसके होते हुए उसके निकाह में दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखे, फिर जब वो ताल्लुक़ उस्तवार होकर मजबूत हो जाए और फिर वो ये कहे कि अब इससे तलाक लूँगी
और उससे शादी करूंगी, ये गुनाह है, ये गुनाह अजीम है, क्योंकि मैं समझती हूँ और अल्लाह कहता है कि एक के निकाह गुनाह अजीम है। आप एक मर्द के निकाह में हैं, पूरी तरह वफादारी के साथ उसके निकाह में रहें। हालात बुरे हैं तो फिर उससे जब आपका ताल्लुक ख़त्म होगा फिर प्रॉपर तरीके से रिश्ता आएगा, आप दूसरे रिश्ते में बन जाएं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक इसी तरह मर्दों की साइकी है, एक बीवी को रखा हुआ है और दूसरी बीवी लाने से पहले उससे छुप के मुलाकातें होती हैं, कहीं भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर आपने दूसरी शादी करनी है, कोई मुज़ायका नहीं है, ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने माँ को, बाप को, बहन को, भाइयों को इज़्ज़त के साथ जाके आप दूसरी बीवी ब्याह के लाएं। और आपको पता है इस्लाम के हवाले से तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उसमें इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं कानून के हवाले से बात करूँ तो उसमें इजाज़त के बगैर जुर्म है दूसरी शादी करना। बीवी रिटर्न देगी तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब अगर आप छुप के शादी करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद शादी हो गई, अब तो कहानी ख़त्म। हालांकि लॉ मौजूद है, लॉ भी मौजूद है, और लेकिन लोग समझते हैं कि कहानी खत्म हो जाएगी, चीजें सेटल हो जाएंगी। शोएब, दूसरी शादी के बाद कहानी खत्म नहीं होती है, एक नई कहानी शुरू होती है। और मर्द, औरत में बहुत सारी खुसूसियात हैं, कुर्बानी देना, अपने आप को ख़त्म करना, लेकिन औरत में एक और बड़ी बुरी चीज़ है, जेलसी। मर्द में अना बहुत होती है, औरत में जेलसी बहुत होती है। मैं तो उस मर्द को सलाम करती हूँ जो 2 शादियां कर ले, क्योंकि मैंने उसका वो हशर देखा है। क्योंकि जब ये 2 बीवियों की जेलसी होती है, वो बेचारा न इस घर का रहता है ना उस घर का रहता है। और कितना भी गुस्सा आ जाए शोएब की हंसी, अच्छा कितना भी गुस्सा आ जाए, आप अपने बच्चों के ऊपर न तो रिएक्ट कीजिए, ना इस तरह से उनको रास्ते में छोड़कर जाइए। बहुत खुशकिस्मत फैमिली है कि इनको इनकी बच्चियां मिल गई। नहीं, लेकिन इसमें किरण, ये आई नो कि अब तनकीद हम नहीं करना चाह रहे या नहीं करनी चाहिए, बट आलिया भाभी मुझे ये बताएंगे ऐसे वाक़यात में जब पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से छोड़ जाएं, खुशकिस्मती से मिल गए किरण, लेकिन फॉर इंस्टेंस ये वाक़या दोबारा हो जाता है, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम अगेन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें फिर आपके इदारों को फॉलो अप रखना चाहिए कि महीने में या 6 महीने में किसी थाने में या किसी जगह वो आएंगे अपने बच्चों के साथ, और बच्चों से बाकायदा पूछा जाएगा या देखा जाएगा कि अब उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। मसला ये है कि आलिया भाभी बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं नहीं, अगर ये ऐसा ना कर सके तो आप उन बच्चों को किसी ऐसे वालिदैन को दे दें जिन्हें बच्चों की जरूरत है। एग्जैक्टली। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक हमें लेनी है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते करेंगे कंटिन्यू। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि माँ और बाप बच्चों को छोड़कर गए और फिर उसके बाद में दोबारा आ गए। आलिया भाभी हमारे साथ है। भाभी, बच्चों को साथ में रखना है, बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे माँ की बहुत बड़ी ताकत होते हैं। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता ज़ारबंदी का रिश्ता होता है, 3 लफ्ज़ों पे बनता है, 3 लफ्ज़ों पे ख़त्म भी हो सकता है, जो अल्लाह ना करे ख़त्म हो। लेकिन बच्चे तो आपकी ताकत होते हैं। ख़ासकर बच्चे हर हाल में माँ की तरफ जाते हैं, उसकी कोख से पैदा हुए होते हैं ना, तो उसकी तरफ जाते हैं। मैं उन बच्चों को भी जानती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता बाप किसी गलत तरफ चला गया या कहीं ट्रैप हो गया तो माँ कुछ नहीं कर पाती। माँ तो 3 लफ्ज़ों की मोहताज है। बच्चे जाके उस जगह घुस के सब करके और अपने बाप को वापस लेके आते हैं, और दुनिया में कोई ताकत नहीं होती जो बच्चों को रोक सकती है। मैं उन बच्चों को भी जानती हूँ कि बाप जिंदगी भर माँ को मारता रहा, और उसके बाद जब बच्चे जवान हुए तो उन बेटियों ने हाथ रोका है बाप का, ढाल बन गए। बच्चे नहीं छोड़िए, और माँ बाप या मियाँ बीवी एक दूसरे के रिश्ते की हिफाजत कीजिए। ज़माना बहुत ख़राब है। औरत के पास इज्जत शोहरत आ जाए तो भी ट्रैप हो जाती है, और अगर मर्द के पास आ जाए पैसा, शोहरत, इज्जत, तो उसके पास तो ट्रैप होने के लिए समझिए लोगों का यलगार इतना ज़्यादा हो जाता है। तो खुदारा चाहे बीवी हो चाहे मियाँ, अगर अल्लाह ने उसको नवाजा है और दुनिया उसको दबोचने के चक्कर में साथ खड़े हो जाएं। मियाँ दूसरी शादी कर लेता है, उसको इशू नहीं बनाइए। आप इस बात को समझिए कि अगर किसी ने भी इस लालच के तहत रिश्ता बनाया है तो ये चलेगा ही नहीं, ये ख़त्म हो सकता है, और जब ख़त्म हो सकता है तो वो आपके पास वापस आएगा। जो वापस आए, सारे दरवाजे खोल के रखिए, आपका था इसलिए वापस आ गया। और वैसे भी कहते हैं हाथी घूमे गांव-गांव, जिसका हाथी उसका नाम। वाह वाह वाह। इस चीज को मैं कहती हूँ थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेकर जाएं, और इस तरह से इतना संजीदा ना हो जाए कि घर तोड़ लें, तलाक ले लें, बच्चों को फेंक दें। नहीं, जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और अल्लाह उन पाक रिश्तों की हिफाजत करता है। एक बात और कह दूं, जब कभी भी निकाह करे, मर्द करे, औरत करे, लड़का करे, लड़की, पहली शादी, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि इजाज़त दोनों को है, उसमें अपने माँ बाप की दुआएं
जरूर और ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा तजर्बा है। शेल्टर पे रोज़ 8 से 10 केसेस देखती हूँ। जिस काम में भी माँ बाप की दुआएं शामिल होती हैं, उसमें अल्लाह की मदद कहाँ से आती है पता नहीं चलता, और जो इस रिश्ते को तोड़ने में पहल करता है अल्लाह के अजाब से वो बच नहीं पाता। वो पहले दो चार होता है, पहले जो रिश्ता या पहले जो बददियानती करता है, ये जो पहले चीट करता है। मैंने कहा औरत मर्द अब बराबर में एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, तो जो भी पहले, चाहे मियाँ बीवी को चीट करे, चाहे बीवी मियाँ को चीट करे, एक्सट्रीम स्टेप ले और बगैर किसी को बताए सारा काम ये सोच के कर ले, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना, वो ये सोच के करे तो क्या हुआ, ये तो मेरा हक है, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर मर्द ये सोचे कि पता चल जाएगा तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। औरत को कभी कमजोर नहीं समझिएगा, और जो शरीफ बाकिरदार निकाह की वफादार घर निभाने वाली औरत होती है ना, वो मर्द के लिए सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक कैसे? वो ऐसी शरीफ होती है, उसको जान से भी मार दो वो छोड़ेगी नहीं आपको। तो जब वो छोड़ेगी नहीं आपको, तो जो हैंकी पैंकी आपके आसपास होगी, वो हैंकी पैंकी को निकलना ही पड़ेगा। तो अपने आप को ये वाली औरत बना दीजिए, जीत अल्लाह की तरफ से आपकी होगी। अपने आप को मजबूत भी बनाइए और घबराना नहीं है। जिस तरह घबराहट से या किसी और मामले की वजह से आप बच्चों को छोड़ते हैं, जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात की, मर्द मियाँ और बीवी अपने रिश्ते की हिफाजत करें। बहुत ज़रूरी। आलिया भाभी बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। क्विकली में आगे बढ़ जाना है, कुछ संजीदा मौज़ूआत थे, हमने कोशिश की लाइटर नोट पर हम लेकर चलें, और अब वक्त हो चुका है सिर्फ और सिर्फ लाइटर नोट पर ही बात करने का। चाहे कितना ही सुलगता मौजू क्यों नहीं हो, मैं आपकी मुलाकात अब एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहती हूँ, एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ। बिल्कुल समझ गए आप, जी, टू बी एग्जैक्ट ये वही है। ये अगर हार की बात करते हैं तो हंसा देते हैं, जीत की बात करते हैं तो आपको जगा देते हैं। ये लफ्ज़ों का और कहक़हों का सैलाब लेकर आते हैं, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, ये लॉ पर बात करते हैं, ये अचीवमेंट्स पर बात करते हैं, ये लोगों को मोटिवेट कर देते हैं कि अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी तक लेकर आओ, नहीं तो अचीवमेंट्स तक जाओ। और अगर ये दोनों बातें तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रही तो बॉस कोई गम नहीं है, हंसो मुस्कुराओ खिलखिलाओ, क्योंकि तो मोटिवेशन का ज़माना है भाई। क्या जनाब, he is an achiever and he is still achieving. He is smart, he is young, he is enthusiastic, he is amazing. Momin Saqib, good morning. Good morning. कैसे हो? यहाँ आकर और अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसे लगता है मैं शो के साथ बड़ा हुआ हूँ। आप बड़े हो ही नहीं रहे। मुसलसल छोटे होते चले जा रहे हैं और दुबले भी होते जा रहे हैं। राज क्या है? कितने केजी गिराया ये बताइए। मैंने तो बस अपना लाइफस्टाइल सोचा था हेल्दी रखूंगा, एज सच नोट नहीं किया कितना केजी गिराना है, लेकिन आप लोगों से लग रहा है लूज किया। हालांकि ही वाज स्मार्ट, ऐसा नहीं है कि वो कोई वेट पुट ऑन किया हुआ था, पहले भी स्मार्ट थे, अब और स्मार्ट हमें लग रहे हैं। ये बताएं मोमिन के ज़रा आप अभी आजकल कराची में, और मुझे मालूम है कुछ मसरूफियात आपकी हैं शूटिंग से मुताल्लिक। दम मस्तम की शूटिंग होगी, क्योंकि ज़रा दैट्स द फर्स्ट मूवी यू आर गोइंग टू डू। वो दम मस्तम का कुछ इस तरह सिलसिला हुआ कि दम मस्तम के थ्रू मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ले रहा था, तो वो इतनी धमाकेदार एंट्री हुई कि मेरी मूवी क्या पूरी इंडस्ट्री रुक गई। वो मूवी का शूट खत्म होने वाला ही था तो कोरोना आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि चीज़ें नॉर्मल हो गई और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ने खास एक करम किया कोरोना वायरस की सिचुएशन रिलेटेड, तो इस नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह उसका शूट कंप्लीट हो जाएगा। और इस दम मस्तम के अलावा कौन सी मस्तियां हैं? दम मस्तम के अलावा तो बहुत सी मस्तियां चल रही हैं जिंदगी में, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड एक जो ड्रामा है उसका शूट मैंने कंप्लीट किया है, और एक का शूट करने अभी यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट करने आया हूँ कराची, जिस सिलसिले में इंतजार कर रहे हैं हम सारे के सारे। और ये जो प्रोजेक्ट मैं भी कर रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ कि मुझे मौका मिला ये करने का, क्योंकि इसकी वजह से मैं कराची आया और यहाँ आने की वजह से मैं क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू। ये आप कुछ पूछना चाह रही हैं? प्लीज किरण पूछिए। मुझे ये बताएं, ये सारी की सारी चीजें बंद हो गई, कोरोना आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस सारे के सारे किस्से में वो लॉकडाउन में आपने क्या किया और कोरोना SOPs को आपने कितना फॉलो किया? मैं तलाश कर रही थी वहाँ पे कोई मास्क एंड ग्लव्स रखे हो, इसलिए पूछ। मास्क वहाँ पे रखा हुआ, ऑब्वियसली आप लोग तो एंटर ही नहीं होने थे मास्क के बगैर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो लॉकडाउन का एक ऐसा, मुझे लगता है ज़िंदगी में हम इंसान एक दूसरे से यही शिकवा करते रहते हैं और अपने आप से भी कि यार टाइम नहीं है। तो ऑब्वियसली एक अल्लाह ताला की तरफ से वबा आई थी, लेकिन इसने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया अपनों के साथ गुजारने के लिए, अपने आप के साथ गुजारने के लिए। और मेरा एक यही फोकस था जो खुद के लिए भी था, दूसरों को भी कह रहा था कि जब हम इस लॉकडाउन से निकलें तो हम एक बेहतर इंसान हो, हम ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर लें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बेसिकली इन अ नटशेल हम इस टाइम को यूटिलाइज करें नई चीज़ें सीखने के लिए। और एट द सेम टाइम कोशिश की थी
कि क्योंकि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस है, लोगों से बात हो जाती है कि एक मैसेज फैलाते रहें कि किस तरह कोरोना वायरस से आपने डील करना है। क्योंकि मुझे तो इतने अच्छे हमारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाली आवाम है, इतनी मोहब्बत करने वाली आवाम है कि दुश्मन से भी मोहब्बत करते हैं। तो आपने देखा हमने तो कोरोना वायरस को भी मोहब्बत दी, कोरोना वायरस हमने बिल्कुल ऐसा कोरोना को शो नहीं करवाया कि हमें तुझसे कोई प्रॉब्लम है। दुनिया भर कोरोना को ठुकरा रही थी, हमने हाथ फैला के उसको कहा तू आ। तो वो मैं समझाना चाह रहा था कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह, इतना प्यार भी ना करो कि खुद जल जाओ। सही है। और वो भी सुना ही है, शादी वादी ये वो सारा। तो मैं तो बड़ी चीजें सीखी हैं आज सीखी है। हाँ, मैं चुपके सुन रहा, मैं नोट्स बना रहा था। आप अभी से मोमिन, आप अभी से वो दूसरी शादी के मौजू में बहुत इंटरेस्टेड मुझे लग रहा है। पहली शादी से मुतालिक कुछ तो रिवील करें। पहली से आज फिर कर ही दे, मुझे लगता है इस शो पे कर दे कुछ भी। आप भी एक्साइटेड, आप भी एक्साइटेड। मैंने वाकई सोचा कि कोई खबर आने वाली है। इस वक्त तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, आई एम कमिटेड टू माई एम्स, एम्बिशंस एंड गोल्स। और बस कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने साथ साथ सोसाइटी में कुछ बेहतरी ला सके। आपको पता है वो taiba.org चैरिटी पे भी काम कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं कहूँगा कि शादी अपने गोल से की हुई है, तो इंशाल्लाह वो दूसरी वाली शादी भी कर लेंगे अल्लाह ताला ने जब चाहा। अल्लाह जल्दी से वो दिन लाए, हम सेहरे के फूल देखें। सेहरा पहनेंगे? अब अगर आप लोग कहेंगे इतने प्यार से तो पहन लेंगे। अरे दिलो जान से, बहुत प्यार से जरूर पहनिएगा, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ मीम्स की बात भी कर लें किरण, क्योंकि वैसे तो इन पर बहुत सी न्यूज़ बनी है, लेकिन मीम्स, चले मीम्स को भी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। किरण, आपको याद है एक वीडियो हमने देखी थी, रसोड़े में कौन था? ये इन्होंने भी बनाई है किरण, उस पर ना इन्होंने भी बनाई है। मैंने बनाई है, मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है। मुझे बस मेरे दोस्तों ने कहा यार ये लाइन बोल, मैंने बोल दी। एंड में जब बन गई मैंने कहा अच्छा ये क्या है, फिर मैंने उस पर रिसर्च की। ओके, तो होना जाए थोड़ा सा, आपको पता चला कौन था। मुझे ये लाइन आती नहीं, रसोड़े में कौन था, इसका मतलब किचन होता है, किचन में। तो किचन में कौन था हम कह लेते, ताकि लोग किचन भी, हम इसको क्या कहते हैं उर्दू में अपने किचन को, बावर्ची खाने में कौन था। भैया हम अपनी लैंग्वेज में लोगों को समझ आए, तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। मैंने उसने की, लेकिन जितना मुझे समझ लगता है कि आई थिंक वो मैडम को कोई इशू हो गया था, उनकी चाय वाय गिर गई थी, जिस वजह से उन्होंने इशू क्रिएट कर दिया कि किचन में कौन था। नहीं, तो कुकर में चने निकाल के गैस पे चढ़ा दिए थे। चलिए, ये लाइन क्या है, मतलब किचन मैं होता तो मैं यही पूछता बड़े प्यार से, यार किचन में कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? तुम तो मैं था, लेकिन मैं अभी किचन में भाई कोई और था जिसने कॉफी ला के दिया, लेकिन जो भी था सही था। सही था। That's important कि वो सही था और उसने सही से काम किया था। Absolutely, absolutely। चलिए फिर मैं दूसरी कॉफी ना मंगवाऊं? मैं तो रेडी, मैं तो आपको पता है अगले 5-10 घंटे काम मार सकता हूं आपके साथ। और हमें खुद बहुत मजा आएगा। नहीं, हम ना एक्सटेंड कर लेंगे, वरना हम रिकॉर्डिंग पे डाल देंगे, फिर हमारे अगले 5 दिन में छुट्टी पे गुजर जाएंगे ना, हम आपकी रिकॉर्डिंग चलाएंगे। बातें आपके साथ में तो खत्म हो नहीं सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम आजकल ना बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड प्रॉब्लम इसकी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स होके नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं यकीन कीजिए, हम सारे के सारे बहुत एक्साइटेड थे कि हम आज बहुत हंसेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, कहीं ना कहीं से यूं शगुफा और क़ैक़ा आएगा, लेकिन कुछ संजीदा मौज़ूआत हैं। मैं चाह रही थी कि ना प्लीज़ आप उस पर बताएं मुझे। ये जो हम आजकल रेप केसेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम बढ़ते हुए रेप केसेस देख रहे हैं, बच्चे बच्चियां महफूज नहीं है, ये इंतहाई तकलीफ दे सिचुएशन है। अब उसमें हम कहें जी पब्लिक हैंगिंग्स होनी चाहिए, अब उसमें हम कहें कि जी और सख्त सज़ा होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सख्त से सख्त सज़ा नहीं, या प्रॉब्लम ये है कि हमने स्पेस दे दी करने वाले को ऐसा। बिल्कुल। आई थिंक इसमें एक दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो बिल्कुल पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर आपके घर भी कोई चोर आता है तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 2 लोग थे ये किसी और दुनिया के से नहीं आए थे, ये इसी दुनिया के थे, इसी मुआशरे के थे, और इसी मुआशरे ने उनको ऐसा बनाया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को, हम लोगों को मिल के इन लोगों को सजा दिलवानी है, हमें ये भी सोचना है कि आगे जो हमारे मुआशरे में बच्चे पैदा होंगे वो बड़े होके इस तरह के ना बने, क्योंकि दे वर अ प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो ये जो रिफॉर्म हमने लानी है, पनिशमेंट एक चीज होगी, पनिशमेंट के साथ रिफॉर्म बहुत जरूरी है। तो हमने रिफॉर्म किस तरह लानी है, वो हमने लानी है, इस मुआशरे ने लानी है, इस गवर्नमेंट ने लानी है, क्योंकि ये माइंडसेट की बात है और ये बहुत स्मॉल स्टेप्स से होगा। अब जिस तरह मैं उस दिन जुमा पढ़ने गया था तो खुतबे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बारे में बात की जाए कि इस्लाम में किस तरह औरतों की इज्जत करना सिखाया गया है, किस तरह औरतों के खिलाफ हर किस्म की ज्यादती को नेगेट किया गया है। तो आई थिंक जो प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन का और यूटिलाइज करना होगा, उनको यूटिलाइज करना होगा, बताने की। और देखिए ये रेप तो बहुत ऊपर
की एक एक्सट्रीम चीज है, ये स्टार्ट बहुत नीचे से होती है, बोलेंगे हरासमेंट है, जहां अगर आपकी सोसाइटी में हरासमेंट कॉमन हो रही है, बहुत नॉर्मलाइज हो गई है, बोलेंगे सो कॉमन इवन एट होम इन फैमिलीज, बिल्कुल। तो उस सोसाइटी में तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मिल के फिर रेप की तरफ जाती हैं। तो ये पूरा माइंडसेट हमें चेंज करना होगा लोगों का, कि अल्टीमेटली हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग पैदा ही ना हो। और एक चीज जो लोग नहीं कर रहे, जो मैं करना चाहूंगा, देखें, रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, लोगों का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। हो सकता है इस मुआशरे में कुछ लॉस्ट कॉजेज हों जिनको अब हम बदल नहीं सकते, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा हम मिल के इस मुआशरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो सफर है उस दौरान मैं इस पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की सब लड़कियां, औरतों, बच्चियों को ये कहना चाहूंगा कि आप प्लीज अलर्ट रहें। इस वक्त इस तरह के बहुत दरिंदे फिर रहे हैं। आप लोगों ने, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यहाँ पे लीगल है कि नहीं, लंदन में लड़कियां पेपर स्प्रे लेके फिरती हैं, वहां पे भी है। तो आप लोग अलर्ट रहें, बेशक अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो अलर्ट रहना भी जरूरी है, जब तक हम मिलके इस मुआशरे को बदल नहीं देते। क्योंकि औरत पे छोड़ें, जो उसके बच्चों की जिंदगी, सारी जिंदगी खराब हुई, ट्रॉमा बच्चों पे आया, वो तो फॉर लाइफ। अब वो किस तरह बच्चे ठीक हो सकेंगे? शैटर्ड हो गए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको सारी लाइफ के लिए रहेंगे। तो आई थिंक ये हमें ये चीजें, हरासमेंट खत्म करनी होगी। ये पूरा एक सफर है, ये बहुत सी चीजें मिलके जो है ना, इसको स्लट शेमिंग और बहुत सी इसमें चीजें हैं जो हमें खत्म करनी घर से भी स्टार्ट होंगी। ऑब्जेक्टिफिकेशन जो औरतों की हम लोग करते हैं कि यार ये तो सिर्फ एक बच्चा बनाने की मशीन है, इतना कॉमन समझते हैं, इतना नॉर्मलाइज कर दिया हमने इन टॉपिक्स को भी, इन डिस्कशंस को भी, कुछ जुमलों को भी। स्पेशली मैं मेल फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ कि इवन पढ़े लिखे लोग, बड़ी अच्छी जॉब्स पे मौजूद लोग बैठे होते हैं, जब चार दोस्त तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, उनके लिए वो इतनी नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कल को वही चीज़ उन्हीं के अपने घर में जो माँ बहन बेटी है उसके लिए खतरनाक साबित होगी। बिल्कुल। और हमें अपनी लड़कियों को ये नहीं कहना कि अब मैं खुद देख रहा हूँ, अब पढ़े लिखे लोगों में, अपनी दोस्तों में अब माँ बाप डर गए हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे। ये क्या बात हुई? एक तो लड़की, औरत पे ही जुल्म हो, अब घर भी वो बैठे, छुप के भी वो बैठे। एग्जैक्टली ऐसा है। इस वाक़े के बाद ऑनेस्टली माय वाइफ शी ड्राइव्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो डर गई हूँ, मैं शायद ड्राइव ना कर पाऊँ, मैं शायद मोटरवे पे ना जाऊँ। माय मदर शी आल्सो ड्राइव्स, तो इवन मैं तो उनके लिए भी फिक्रमंद हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है वो अकेली ड्राइव करती हैं, लेकिन ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात आपको डराते तो हैं, लेकिन फिर भी हमें एक जो है ना लड़ना है इस चीज़ से। और एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा, देखिए, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आपका चालान कटा है, तो सारी जिंदगी आपको कोई ये नहीं कहता यार चालानशुदा आदमी है, चालानशुदा आदमी है। हम ये एक एक्ट हुआ है, इसको आइडेंटिटी क्यों बना देते हैं? लेट्स से इवन डाइवोर्स किसी औरत की हुई है, तो हम ये क्यों कहते हैं डाइवोर्स ही है? एक वन ऑफ एक्टिविटी थी। जिस तरह आपका चालान कटा है, अगर आपका चालान कटा, सारी जिंदगी हर रोज शो पे आपको लोग कहिए तो वो बंदा जिसका चालान कटा था। सेम गोज फॉर रेप। ये एक वन ऑफ एक्टिविटी थी, और इसमें हमने विक्टिम को नहीं ब्लेम करना, ये तो हमें बड़ा जिस बंदे ने किया है उसके लिए शर्मनाक चीज होनी चाहिए। ये वो 2000 से ज्यादा पोस्ट है, अंदाजन 2000 से ज्यादा पोस्ट हैं कि जिसमें ये सवाल किया गया कि वो पेट्रोल के बगैर हाईवे पे चली गई। दैट्स वेरी रॉन्ग। उसको रात के इतने लेट आवर में क्यों वो गई? मैं बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल इनिशियल आपको बता रही हूँ, लोगों का रवैया ये था। एनीहाउ मैं सॉरी, एक और बात करना चाहूंगा। ये जो आपने बात की ना कि 2000 से ज्यादा पोस्ट हैं जिस पे लोग सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोल के बगैर क्यों गई, जीटी रोड पे चली जाती, इस चीज से क्या हुआ? इस चीज पे जितने भी इस तरह के लोग थे जिनके जहन में ये गंदगी थी, उनको क्या फील हुआ कि यार अगर हम कोई ऐसी हरकत कर भी देंगे तो आधी अवाम तो हमारी सपोर्ट में होगी, क्योंकि आधी अवाम तो जिस इंसान के साथ ज्यादती होगी उसको सवाल उठाएंगे। तो अल्टीमेटली वो सब दरिंदे जो सोशल मीडिया या जो टीवी पे देखते हैं कि लोग विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं और लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, उनको तो कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना कि हमारी प्रोबेबिलिटी हम आधी हम तुम्हारी सपोर्ट में होगी, क्योंकि वो लोग तो उसी को ब्लेम करेंगे। यही वजह मोमिन के ऐसे वाकयात के बाद हम देखते हैं कि वो मुतवातिर वाकयात सामने आते हैं और रिपोर्ट हुए हैं। मोमिन, मुझे एक बात ये भी बताइएगा, क्योंकि कुछ तनकीद होती है, एक जुमले के लिए इजाजत लेता हूं मैं क्योंकि टाइम बड़ा कम था, कि कुछ तनकीद होती है मीडिया इंडस्ट्री पर, स्पेशली शोबिस पर, कुछ ड्रामे आजकल ऐसे बन रहे हैं उसमें रिश्तों का एहतराम नहीं किया जा रहा। अब ज़ाहिर आपने भी कदम रखा है, आपने भी ऐसे बहुत से स्टोरीज देखी होंगी इन ड्रामास के। वही एक सेट पैटर्न है, इसी एक प्लॉट पर सारी कहानियां बनती चली जाती हैं। ये एक वजह है, ये एक मसला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतर काम भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि सारी चीजें अच्छा काम हुआ। देखिए, इसमें हमारे पास टाइम कम है, वरना मैंने जरा इस पे बड़ी रिसर्च की और डिटेल्ड अगर मौका मिलता तो बात करता। ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप कह लें या मीडिया इंडस्ट्री कह लें, ये एक ऐसा मीडियम है जिससे आप वाकई मुआशरा बदल सकते हैं अगर ये ठीक तरह यूज किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। इस मीडियम को ले लें या आप फेम को ले लें, आप दोनों के पास भी फेम है, किसी और इंसान के पास जिसके पास भी फेम है, वो एक हथौड़े की तरह, या तो आप उससे शीशा तोड़ लो या आप उसी हथौड़े से किसी का घर बना दो।
ठीक हो गया। अब वो हम पे हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं। आपकी बात 100% ठीक है कि हम लोगों को, या वो लोग जिनके पास जो इस चीज़ के ऊपर बैठे हैं, जो ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि मे बी दे नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ड्रामाज which positively impact the society, जो लोगों के ज़हन में अच्छी चीज़ डालें, जो घर बनाए। मेरे जैसा इंसान जो देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है, अल्टीमेटली मे बी मेरी इंटेंशन है कि यार मुझे फेम मिलेगी तो मैं उसको पॉजिटिवली यूज करूंगा, लेकिन शायद मुझे भी पहले थोड़ा इसके अंदर घुसना पड़ेगा, ऑप्शंस मिलेंगी शुरू में, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा लोगों के साथ। एक्टिंग तो ज़ाहिर है दैट्स डिफरेंट, लेकिन और उसके बाद फिर मैं अपनी उस इन्फ्लुएंस को यूज कर सकता हूं बिल्कुल बात करने के लिए। वही बात होगी सहरा के बीच में जाके अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा, कौन सुनेगा? ऐसे मोमेंट, सॉरी वक्त नहीं, मैं तो बड़ा मजा आता है। मैं 2 मिनट अगर आप लोगों का कह दूं, मुझे बड़ा मजा आता है आपके शो में हमेशा। अगर पिछले साल भी आया था तो वर्ल्ड कप की, और जो मैं तो अब हर साल नहीं, हर महीने आया करें मोमेंट, ये कमिटमेंट करें। मैं तो कहता हूं बिल्कुल हर महीने। थैंक यू मोमेंट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मोमेंट से मुलाकात करके। वक्त बड़ा कम था, एनीवेज जी फीडबैक शो का जरूर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।